हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में। तो देखिए, आज जितने छात्रों से मैंने बातचीत की है, रिव्यू लिया है, ज्यादा छात्रों द्वारा यहाँ पे दोस्तों पेपर इजी टू मॉडरेट ही बताए जा रहे हैं। खास करके देखिए, जो आज के जीके और करंट अफेयर के प्रश्न है मैक्सिमम सवाल करने लायक दिए गए थे। इसके बाद साइंस के भी पोर्शन से दोस्तों मैक्सिमम सवाल आज करने लायक दिए गए थे। हालांकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले की तरह ही दोस्तों अभी भी आ रहा है, लाइट वाले टॉपिक से, आपके प्रकाश वाले टॉपिक से, जो जैसे कि लेंस का हो गया, मिरर का हो गया, इस तरह से। इसके बाद करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सब पे आपके रिलेटेड आ ही रहे हैं सवाल, लेकिन ज्यादा प्रश्न आज करने लायक दिया गया था। बात करें तो दिक्कत छात्रों को दोस्तों आज रीजनिंग में हुई है। देखिए, रीजनिंग में लगभग 8 क्वेश्चन दोस्तों पजल और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वाले पूछे गए थे। थोड़ा यहाँ पे समय किल हुआ है। इसके बाद जो डायरेक्शन का भी प्रश्न आज 3 पूछा गया है, काफी लंबा प्रश्न दे दिया गया था दोस्तों, तो इसमें भी समय गए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में भी थोड़ा समय गया है। इसलिए आगे आने वाले शिफ्ट में जिनके एग्जाम है, थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खास करके पजल और यहाँ पे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में मैक्सिमम सवाल करने लायक दिया गया। 2 से 4 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी अच्छी खासी थी, बाकी छात्र कर सकते थे। रीजनिंग बाकी और भी करने लायक थे। और यहाँ पे बात कर ले दोस्तों साइंस की, तो फिजिक्स से सबसे ज्यादा प्रश्न आया है, केमिस्ट्री से उसके बाद, और बायोलॉजी से दोस्तों थोड़े कम प्रश्न देखने को मिले हैं। अटेम्प्ट की बात कर ले तो देखिए, आज छात्रों के अटेम्प्ट 86 एक के रहे, एक के 87 रहे, 81, इसके बाद 76, एक के 68 भी रहे और एक के 72 भी रहे, जिन जिन छात्रों से मैंने आज बातचीत की है। इसके बाद अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस दोस्तों आज भी कम ही बताए जा रहे हैं। कहीं लैब में 40%, किसी लैब में दोस्तों यहाँ पे 60% तक भी बताए जा रहे हैं, कहीं पे 55%, कहीं पे 35% के आसपास भी। तो अलग अलग जगह पे दोस्तों अलग अलग अटेंडेंस, और ओवरऑल बात करें तो वही 50% के आसपास तो निकल के आ ही रहा है। तो आइए आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी एक बहुत अच्छी डील मिल रही है। जो यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास 400 रुपए में बाय करते थे, उस पे दोस्तों बहुत अच्छा ऑफर है। मात्र 315 रुपए में अब बाय कर सकते हो 1 साल के लिए। कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, तुरंत ही आपको इस ऑफर का फायदा मिल जाएगा और 10% आपको एक्स्ट्रा फायदे मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो यहाँ पे जरूर आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाकर जरूर आप लोग बाय कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, 2 दिन के बाद अभी 29 अगस्त को आज पेपर हुआ, और आज दोस्तों अचानक से TCS का तेवर बदला हुआ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं ज्यादातर करने लायक प्रश्न दिए गए थे। आप लोग यहाँ पे देखिए, एक सवाल पूछा गया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। अब देखिए दोस्तों, ये भी लगभग रिपीटेड प्रश्न मान के चल सकते हो, क्योंकि 26 तारीख के डेट में यह सवाल पूछा गया था कि पंचमढ़ी में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो इसी से रिलेटेड प्रश्न ही पूछा गया। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न आया है कि वेल की स्थापना कब हुई थी, VHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की, तो 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। एक देखिए प्रश्न आया है आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वास्तविक जीडीपी किस पर गणना की जाती है। जो वास्तविक जीडीपी होती है और राष्ट्रीय आय, उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आए थे कि फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है या मार्केट प्राइस पे किया जाता है। इस तरह से 2 ऑप्शन और यहाँ पे दिए गए थे, तो सारे ऑप्शन मुझे पता नहीं फ्रेंड्स। हालांकि देखा है वास्तविक जीडीपी के बारे में, तो शायद मार्केट प्राइस पे इसको कैलकुलेट किए जाते हैं। हालांकि पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूं, तो जिनको करेक्ट आंसर पता होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल यहाँ पे आया था केमिस्ट्री का दोस्तों, इनमें से किसकी क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से अधिक है। अब जिनको भी रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी कि कौन सा रिएक्टिव सबसे ज्यादा होता है, उससे कम कौन होता है, सबसे कम कौन होता है, और बीच में हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं, तो यही पूछा गया कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन सा है। तो देखिए 6 7 एलिमेंट था, और उसको ऑप्शन A B C इस तरह से करके बताए गए थे, उसमें से आपको करना था। तो कई जगह पे दोस्तों सिल्वर, गोल्ड ये सभी दिए गए थे, तो वो तो छट जाएंगे, वो तो हाइड्रोजन से भी कम उसकी क्रियाशीलता होती है। तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, निकेल, पोटेशियम, तो ये जो एलिमेंट है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये वाला सही हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल पूछा गया है कि एक रिएक्शन दिया गया था और किस प्रकार का रिएक्शन है, ये पूछा गया था। अब हर शिफ्ट में दोस्तों रिएक्शन का प्रकार से आ ही रहा है कि रिएक्शन देके पूछ दे रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर एडिशन रिएक्शन है। तो ये जो सवाल पूछा गया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो था दोस्तों द्विविस्थापन क्रिया थी। नेक्स्ट एक सवाल देखिए जो कि पूछा गया है कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस CO3 को मिलाते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो वहां पे 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था दोस्तों कैल्शियम सल्फेट, तो ये तो सिंपल था, यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा तो CaSO4 यहाँ पे बना देगा, तो कैल्शियम सल्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ बात करें तो H2O वाटर भी देगा और Ca2 भी ये जनरेट करेगा।
नेक्स्ट एक सवाल देखिए जो कि यहाँ पे पूछा गया बायोलॉजी का, सिंपल सा सवाल आया है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये पूछा था। अब यहाँ पे बात करें तो लार ग्रंथि यानी कि सलेवरी ग्लैंड है वो दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो यही इंडोक्राइन नहीं होगा। एड्रीनल ग्रंथि की बात करें तो ये इंडोक्राइन होता है, अंतःस्रावी होता है, थायराइड भी अंतःस्रावी होता है, तो लार ग्रंथि करेक्ट आंसर होता। एक प्रश्न देखिए पूछा है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से था और ये बिल्कुल सिंपल सा था। देखिए पावर यानी शक्ति दी गई थी कि 200 वाट का है, इसके बाद वोल्टेज भी दे दिया गया था, विभवांतरण भी दिया गया था कि 220 वोल्ट है, तो करंट कितना प्रवाहित होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे पावर का, पावर बराबर होता है V इंटू आई। तो यहां से हमको करंट निकालना था, तो करंट बराबर हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V। अब P दिया था हमारा 200 वाट और वोल्टेज दिया था हमारा 220 वोल्ट, तो इस तरह से करके काट देंगे तो जितना हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तर निकल के आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है दोस्तों, जो कि ये भी मैंने करा रखा है, पहले भी ये सवाल पूछे गए हैं और ये भी रिपीटेड सवाल है। रेजिस्टेंस दिया था 0.2 ओम, इसके बाद लेंथ दिया था उस वायर का 4 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया था दोस्तों 8 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें डेटा में हो सकता है कि कुछ चेंजिंग देखने को मिले, लेकिन इसी तरह का सवाल था। अगर लेंथ दुगना कर दिया और एरिया को 4 गुना कर दिया जाए तब रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग रेसिस्टिविटी निकाल लेंगे। जैसे R बराबर होता है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अब इसमें से रो की बात करें तो कैसे निकलेगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। अब R हमारा दिया है 0.2 ओम, इसके बाद एरिया दिया है 8, इसके बाद हमारा लेंथ दिया है कितना 4, तो 4 दूना 8 तो 2, तो कितना हो गया 0.4, ये निकल के आ गया हमारा रेसिस्टिविटी ये वाली। अब दोस्तों अब बात कर रहा है कि एरिया को 4 गुना कर दिया और लेंथ को 2 गुना कर दिया, तो लेंथ 4 है तो दुगुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा और एरिया 8 है तो 4 गुना कर देंगे तो 32 हो जाएगा। अब नया रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अब रो हम लोगों ने निकाला था अभी कि 0.4 हुआ था और इसके बाद ऊपर में लेंथ आता है तो लेंथ तो डबल कर दिए तो 8 हो गया और एरिया कितना हो गया 32 हो गया। अब 8 चौका 32 और इस तरह से इसको हम लोग कट कर देंगे तो जो हमारा आंसर है दोस्तों निकल के आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा ही सवाल था, बस थोड़ा समय लगता और इसको आप लोग सोल्व कर सकते थे एक ही फॉर्मूले से। नेक्स्ट देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है और ऐसे सवाल दोस्तों हर शिफ्ट में आ ही रहा है। देखिए कनकेव लेंस में वस्तु की ऊंचाई दी गई थी यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया गया था कि 10 सेंटीमीटर है अवतल लेंस का, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज की ऊंचाई कितनी होगी यानी हाइट ऑफ इमेज पूछा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट इमेज की हाइट तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो फॉर्मूला लगता, थोड़ा सा समय लगता। जैसे कि बात करें ये भी सिंपल है, मैंने करा भी रखा है। अवतल लेंस में बात करें तो लेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, इतना होता है। अब इसमें से हमें दिया क्या है, दिया था वस्तु की ऊंचाई, तो इसको तो हम लोग अभी छोड़ देंगे। और क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है और वस्तु की दूरी दिया गया है यानी f दिया है और u दिया है, तो इससे भी नहीं निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, तो इस तरह से v निकल जाएगा। अब v हमारा निकल गया तो मान लेते हैं v जितना भी निकल के आए x वैल्यू मान लेते हैं निकल के आए, और हमारा u तो दिया गया है, यू हमारी 20 सेंटीमीटर तो दी गई है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन निकाल लेंगे। तो आवर्धन होता है v डिवाइडेड बाई यू। अब इसमें से v हमारा जितना है उतना ऊपर लिख देंगे और यू हमारी 20 सेंटीमीटर है वो नीचे लिख देंगे, तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा मैग्निफिकेशन। अब दोस्तों मैग्निफिकेशन निकल के आ गया तो अब हम आसानी से इमेज की ऊंचाई को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन बराबर फॉर्मूला होता है इमेज की हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जितना निकल के आया होगा उतना हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और यही हमें निकालना है। और ऑब्जेक्ट का हाइट तो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में ही है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 2.5 और मैग्निफिकेशन मान लेते हैं जितना x आया उतना यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हाइट ऑफ हमारी इमेज जो है निकल जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल जाएगी। तो देखिए ये भी सिंपल नहीं था, हालांकि दो फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाले थे। नेक्स्ट देखिए एक सवाल पूछा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 26 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी। अब वक्रता त्रिज्या दिया गया था, तो ये भी दोस्तों काफी सिंपल सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि f बराबर होता है r डिवाइडेड बाई 2। अब r दिया है 26, तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किसी अवतल दर्पण में यानी कि कनकेव मिरर था, ये ऑब्जेक्ट की दूरी दिया गया था यानी u दिया गया था कि कितना दूरी पे है, फोकस की दूरी दिया गया था f भी दिया गया था, तो पूछा कि इमेज कहाँ पे बनेगा। तो अगर हम लोग मिरर की फॉर्मूला की बात करें तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें से पूछा कि इमेज कहाँ पे बनेगा, तो 1/v हमें निकालना है, तो इसलिए 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u।
यू, इस तरह से करके हम लोग निकाल लेंगे तो भी बराबर हमारी निकल जाएगी आंसर इस तरह से। तो देखिए 3 सवाल आज यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आए हैं। एक सवाल देखिए लाइट चैप्टर से ही आया है जो कि ऑप्टिक्स से, प्रकाश से। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा? अब इसको भी मैंने आपको दोस्तों बता रखा है कि जो यहाँ पे व्हाइट लाइट पास करती है यानी सनलाइट पास करती है तो प्रिज्म से तो वे मुड़ जाती है और फिर बाद में 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा मुड़ने की बात करें तो बैगनी कलर और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे रेड कलर मुड़ती है। तो यही पूछा था कि सबसे कम कौन सा विक्षेपण किसका होगा, तो रेड का सबसे कम और बैगनी वायलेट कलर का सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। विव गियोर, जिसको याद होगा विव गियोर, उसके अकॉर्डिंग निकालना होता है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार मिला? देखिए दोस्तों 2022 से ही मैक्सिमम करंट अफेयर पूछे गए हैं और पहले भी पद्मश्री से पूछा गया था। तो पद्मश्री वाले आप लोग जरूर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण देख के जाइएगा, जिनके आगे आने वाले दिनों और शिफ्टों में एग्जाम है, क्योंकि सवाल लड़ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पद्मश्री बहुत लोगों को मिला है, ऑप्शन मुझे नहीं भेजे गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सही करना था जो ऑप्शन दिया गया था। एक देखिए प्रश्न है बायोलॉजी का, डायबिटीज किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन की कमी से होती है। तो दोस्तों आज ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं दिया गया था, मैक्सिमम सवाल आप लोग देखिएगा करने लायक ही दिए गए हैं। देखिए एक प्रश्न था कि नीति आयोग परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है, और भी मंत्रालय दिए गए थे। तो नीति आयोग से ही आपको पता है कि इसके हेड की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो एटॉमिक एनर्जी के भी हेड कौन होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सही आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा है करंट अफेयर का, ये भी दोस्तों सिंपल सा सवाल है कि स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब 2022 में किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। एक प्रश्न देखिए आया है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा और 2 रिवर के नाम दिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर, जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी की बात करें तो नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि 2021 के ओलंपिक में भारत की तरफ से कोई पदक किस खेल में जीता गया है? तो इंडियन हॉकी टीम द्वारा दोस्तों यहाँ पे एक पदक जीता गया है जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा गया है, और ये भी दोस्तों मान के चल सकते हो कि सिंपल सवाल ही है, जो कि पॉलिटी का है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो होती है दोस्तों, जो कि आपका बताया गया है, तो उसमें कौन कौन सा होता है? जो कि गलत कौन है ये सवाल पूछा गया था। तो ग्राम स्तर पर होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ब्लॉक स्तर पर होता है, ये भी सही है। जिला स्तर पर होता है, ये भी सही है। तहसील स्तर पर नहीं होता है पंचायती राज में, तो ये दोस्तों गलत हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, नमक सत्याग्रह के बदले कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि चलाया गया था। एक प्रश्न पूछा गया है कि गुजरात में कौन सा वन फॉरेस्ट पाई जाती है? तो गुजरात में दोस्तों गिर फॉरेस्ट यानी गिर की जो वन है वो पाई जाती है। देखिए जिनका एग्जाम हुआ है आज फर्स्ट शिफ्ट में, अपने अटेम्प्ट जरूर कमेंट में बताइएगा कि आज के जैसे पेपर उसके अकॉर्डिंग आपने कितना कितना अटेम्प्ट लिए हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल आया है कि विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो नारायण प्रधान को दोस्तों यहाँ पे 2022 में 31st जीडी बिरला अवार्ड दिया गया है। तो जीडी बिरला अवार्ड, ये भी सवाल आ सकते हैं कि किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो रिसर्च यानी कि साइंस के रिसर्च के फील्ड में दोस्तों जीडी बिरला का अवार्ड दिया जाता है। तो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया। एक देखिए प्रश्न आया है कि 2005 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता किसे दी गई है? अब याद कीजिएगा 26 तारीख के लास्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में दोस्तों सवाल आया था शास्त्रीय भाषा से। आप लोग डेली एनालिसिस देखते हो तो आपको पता होगा, और मैंने बोला भी था कि दोस्तों कि उससे रिलेटेड पढ़ के जाइएगा, क्योंकि टोटल 6 लैंग्वेज को यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और सबसे लास्ट में उड़िया को ही दिया गया है। अब उसी से रिलेटेड सवाल आ गए कि 2005 में किस भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ था? तो 2005 की बात करें तो संस्कृत को दोस्तों यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पे आगे नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में, आगे आने वाले दिनों में पूछ ले। 2004 में दोस्तों तमिल को दिया गया है, 2005 में यहाँ पे संस्कृत भाषा को दिया गया है मान्यता, 2008 में कन्नड़ भाषा को, 2008 में तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को, और 2014 लास्ट सबसे लास्ट में उड़िया भाषा को दिया गया है। एक देखिए प्रश्न आया है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सिंपल सा प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। एक देखिए प्रश्न आज कैलेंडर से भी आया है, सिंपल सा प्रश्न था, 27 मई 2016 को सोमवार था, तो 2 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? तो ये भी दोस्तों आज आया है, क्लॉक से आज कोई सवाल नहीं आया है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है जो कि 26 तारीख को भी पूछा गया था, सेम टू सेम सवाल आज भी पूछा गया है, रिपीटेड है ये। महंगाई बढ़ने पर आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट में कमी कर देती है, एसएलआर कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से करके 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इससे रिलेटेड भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि Na2CO3 के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इसमें एक ऑप्शन था कि इसे धोबन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा बोलते हैं, यह पानी की स्थायी कठोरता को खत्म करता है। तो देखिए
Na2CO3 है उसका दोस्तों केमिकल नेम जो होते हैं यहाँ पे वॉशिंग सोडा ही इसको बोलते हैं। और यह पानी के अस्थाई को दोस्तों कठोरता को कम करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ए और बी बोथ करेक्ट। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि पर्यावरण, रोग व पैसों का कौन सा देवता होता है, किसे मान्यता मिला है कि पर्यावरण, रोग और पैसों का देवता? तो सोम था, वरुण था, दो ही ऑप्शन भेजे गए हैं। अब पर्यावरण प्रकृति की बात करें दोस्तों तो इनके तो देवता सोम होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखा तो सोम इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या और दो ऑप्शन थे और आप लोगों ने क्या करेक्ट करके आए हो। एक देखिए प्रश्न पूछा है, पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति यानी कि फोटोसिंथेसिस तो रात में होती नहीं है, तो उसके अनुपस्थिति में क्या उत्सर्जित करते हैं? तो आपको पता होगा कि CO2 उत्सर्जित करते हैं रात में पौधे। एक देखिए प्रश्न आया है कि N2 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे? अब दोस्तों ये भी सिंपल सा सवाल है। देखिए आज ज्यादा हार्ड पूछा नहीं गया दोस्तों। N2 की बात कर लें, नाइट्रोजन की, तो देखिए टोटल यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड N2 में होते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ पे 3 जो इनके इलेक्ट्रॉन है वो इससे शेयर कर लेते हैं, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न है कि रज पर्व कहाँ मनाई जाती है? तो ये भी दोस्तों उड़ीसा में मनाई जाती है, और ये NTPC में भी सवाल आया था, वो NTPC से रिपीटेड प्रश्न है। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ कहाँ से लागू होता है, कहाँ तक लागू होता है? ये सवाल पूछा था, अष्टक नियम, तो कैल्शियम एलिमेंट है वहां तक लागू होता है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। एक प्रश्न पूछा है कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा योजना चलाया गया है? इसमें 2 ऑप्शन मुझे मिले हैं, नई मंजिल, मेरा सफर, इस तरह से करके भेजे गए हैं, तो ये भी एक दोस्तों योजना से रिलेटेड सवाल था। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि इनमें से किसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है? लेड, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी और टेलुरियम। लेड का दोस्तों कम ही होता है, एल्यूमिनियम का भी कम ही होता है क्योंकि ये तो मेटल है, मर्क्यूरी का भी कम ही होता है। ये चारों ऑप्शन थे, इसमें दोस्तों टेलुरियम ऐसा है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे अधिक होता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि कंपोस्ट यानी कि जो कंपोस्ट खाद होते हैं वो किससे बनाया जाता है? मेडिसिन से यानी कि दवाइयों से, कचड़े से, या फिर किचन के वेस्ट से, जो किचन में जो आपके छिलके होते हैं ये सारे जो सब्जियों के, ये सब से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किचन वेस्ट से, जो किचन का जो वेस्ट निकलता है उसी से कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। तो टोटल 36 के आसपास मुझे प्रश्न मिले फ्रेंड्स, और देख सकते हो लेवल आप लोग का अचानक से दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि काफी ज्यादा अटेम्प्ट भी छात्रों के आज रहे हैं। बात करें तो रीजनिंग में छात्रों को दिक्कत आज हुई है। देखिए रीजनिंग में बहुत टाइम टेकिंग वाले सवाल दिए गए थे फ्रेंड्स, और लगभग 8 सवाल यहाँ पे पजल वाले दिए गए, सिटिंग अरेंजमेंट वाले दिए गए, 3 सवाल लगभग यहाँ पे डायरेक्शन वाले दिए गए, जो कि थोड़ा सा काफी लैंग्वेज लेंदी कर दिया गया था। कोडिंग वाले लगभग 3 से 4 सवाल यहाँ पे पूछे गए, बाकी और भी रिलेटेड सवाल आपके बन ही रहे हैं। मैथमेटिक्स में बात कर ले तो मैथमेटिक्स में दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से 2 से 3 सवाल आ जाए हैं। और देखिए खास करके मीन मीडियन मोड की बात करें तो मोड से जो आपका fx बराबर बारंबारता वाला से बात करें उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पे बन रहे हैं, तो उससे भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और बाकी CI से आज 2 सवाल आए हैं, और भी सारे टॉपिक को मिला के दोस्तों आज सवाल पूछे गए हैं। तो ये रहे आज के फर्स्ट शिफ्ट के फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और रियल एनालिसिस के लिए दोस्तों जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।